तो हमने देखा इसमें एरिया क्या देता है, हेलो, इसमें एरिया डिस्टेंस दे रहा है और इसमें एरिया फिर सेम तरीके से क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। वो नया वीडियो चालू हो गया। अब स्लोप सुनो, स्लोप का यहाँ पे बहुत तेज खेल है और इधर जो स्लोप होता है ना, इधर का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, यहाँ का स्लोप बहुत जोरदार चीज देगा, लॉलीपॉप देगा। सर आप आस्ते भी बोलो, थोड़ा सूटेबल लगता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका स्लोप लॉलीपॉप देगा, वो कुछ नहीं देगा, इसमें एक्सेलरेशन देगा। अब देखो वापस से क्यूरियस बनो और बोलो मैं नहीं मानता। नहीं मानता, मैं मानता हूं। समझ लो। तो देखो स्लोप के लिए y2 - y1 करोगे, जो भी करोगे आएगा तो मीटर पर सेकंड और अपॉन में भी टाइम सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सर जाएगा। पर इसका स्लोप कैसे ढूंढोगे आप? इसका स्लोप 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 एक्सीलरेशन। तो इसका लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए? नहीं, लॉलीपॉप इज नॉट 0। लॉलीपॉप में कुछ मीनिंगफुल नहीं है। ये क्लियर हुआ? तो सर इसका मेरे को नहीं समझ आ रहा आएगा। है। स्केलर क्वांटिटी में मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ भी नहीं, वेक्टर में एक्सेलरेशन है, स्केलर में मतलब रोनित बस मेरे को ना वो मत करो अभी सर, दीवार बस बार बोलना पड़ रहा है ना, मजा नहीं आता। सॉरी स्लाइड नंबर बता देना प्लीज। हाँ 72 वो सर वो 73 बिग बैग की सही साइड हूं मैं। अच्छा साइड है 70 मास। तो देखो यहाँ पे स्लोप की बात हो रही है। अच्छा चोरी ना चोरी कर रहा है इसलिए बोला। तब पीछे 76 जैसे पीछे करने दो। बोलो 845 सर 845 15 मिनट बचे सर। ये देखो ध्यान देना। लास्ट ईयर कितना डरा के पढ़ाया था। तुरंत समझ आया कि नहीं आया अभी एग्जाम के वक्त? डराओ वापस। हाँ डराओ ना। सब लोग हट जाओ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना ये अगर स्ट्रेट है, यानी डिस्टेंस कुछ भी ट्रैवल नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस उतनी की उतनी ही है, इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट अब स्टेशनरी पे, मतलब स्पीड 0। हाँ, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर हो रही है लेकिन स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है, ये बढ़ने वाला ग्राफ है, और वो वाला जो है वो घटने वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम हुई है समय के साथ और यहाँ पे स्पीड थोड़ी बढ़ी है समय के साथ। सेम यहाँ पे अगर कांस्टेंट लाइन है तो वेलोसिटी सेम ही चल रही है। यदि वेलोसिटी पूरे टाइम कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी का बढ़ना एक्सेलरेशन शो करता है, और एक्सेलरेटेड मोशन जो होते हैं यूनिफॉर्म मोशन नहीं होते, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन में एक सेकंड अगर 30 की स्पीड है तो दूसरे सेकंड 40 की स्पीड है, तो पहले सेकंड में 30 कवर हुआ तो दूसरे सेकंड में 40 कवर हुआ डिस्टेंस, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझा नहीं? ये बढ़ती हुई वेलोसिटी है, ये घटती हुई वेलोसिटी है। एक बार इसको देख लो अच्छे से, इस पे अच्छे सवाल है मेरे पास। ओके सर इस बेसिस पर इंटरप्रेट करके हमको एक सुनो, अभी ना कल या परसों में ना जब भी टेस्ट लूंगा ना पूरे साइंस की, यानी रिवीजन स्लाइड्स रिवाइज करने पड़ेगा, जब भी टेस्ट लूंगा ना वो अगर खराब गया ना तो मेरे से पूरा कोई नहीं होगा, ध्यान, क्योंकि वो जो पेपर बना के डालूंगा ना उसमें बहुत बारीकी से चीजें डालने वाला हूं। बारीकी कल या तो परसों में ही एक पेपर आएगा, और जो हमने तीनों पढ़ा है ना कैंप बायो फिजिक्स, पहले उसका पेपर आएगा, लगभग ज्यादा चांस है कि कल ही पेपर आ जाए। तो रिवाइज करो ना। अरे इतना सर आप अगर एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना है ना तो 1 घंटे भी नहीं लगेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुना, 1 घंटे का भी काम नहीं, तीनों रिवीजन स्लाइड्स ही पढ़ो। लेकिन जो पेपर बनेगा ना बहुत तगड़ा पेपर बनेगा और थोड़ा हैवी पेपर बनेगा, यानी लेंथी भी होगा 2-2.5 घंटे जितना, पर तगड़ा पेपर बनेगा बहुत डेप्थ में, यानी कि कांसेप्ट अगर नहीं आते होगा तो मर जाओगे ऐसा। हाँ, और ये जो पेपर बनेगा ये थोड़ा 1 लेवल अपर बनेगा ये असेसमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी कांसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा अच्छा पेपर बनेगा, तो ध्यान देना। ये क्लियर हो गया? इसके ऊपर 20 सवाल पेपर में आएंगे। 20 मेरे पास रेडी है, मेरे पास रेडी इसके ऊपर 20 सर अभी तो ना इसके ऊपर 20 एमसीक्यूज है। प्रैक्टिस हाँ वो आपने दिए थे। पर याद आया था 24-25 एमसीक्यूज है।
रुको मैंने देखे तो बाकी चल यार थोड़ी ना ये देखो ये वेलोसिटी टाइम है तो देखो एक्सीलरेटेड मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन डेसिलरेशन ये है तो हमें एवरेज स्पीड पूछनी है एवरेज स्पीड पूछी है तो हम लोगों को अलग-अलग एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हर एक जगह की जो वो स्पीड चल रही है वो अलग-अलग चल रही है तो देखो क्या किया इन लोगों ने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया अब देखो ये कोई शेप बन रहा है क्या जिसका एरिया एक बार में निकल रहा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा तोड़ के एरिया निकालो टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम निकालो जो कि 50 सेकंड है सर ट्रेपेजियम और ट्रायंगल बना लो ना सब कुछ बन रहा है यहाँ पे देखो हाँ ऐसा भी कर सकते हैं इसको यहाँ पे से जोड़ दो तो ये ट्रेपेजियम बन गया है ना ये दोनों क्या है ए बी और ये हाइट है ये ट्रेपेजियम नहीं बना एक ही ट्रेपेजियम बना दो ऊपर के लाइन को सीधा खींच दो ना ऐसा हां इसका एरिया निकालना हाइट वाइट हो जाएगी आ तो जाएगी ये 40 है ये 60 है तो इसकी हाइट 20 सर है उसको 90 प्रूफ कर दो ना। हाँ ठीक है कर लोगे तो जैसे भी करो आंसर तो मेरे को लग रहा है उतना ही सर, एक आएगा doubt तो है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी तो देखो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जहाँ पे एक बार में एरिया ना निकले टुकड़ों में एरिया निकले और हमें सॉल्व करना पड़ेगा इतना सारा लिखना पड़ेगा कि डायरेक्टली डेस्कटॉप पे कर थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ता है यार थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा बहुत तो कम नहीं करो तो अच्छी बात है चेकलिस्ट है अच्छे से बता तुमको देख लो अच्छे से देख लो एक बार ये क्राइटेरिया सी में करता है ना सर लेजर क्या होता है? फीचर ऑफ द ग्राफ लाइन ऑफ द बार ग्राफ तो इंटरनेट करोगे तो लाइन ऑफ बार ग्राफ सर वो कोरिलेशन में स्ट्रेंथ क्या होता है अरे वी परफेक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग सी स्ट्रॉन्ग परफेक्ट कल वाले पेपर में था ना ये मेरे को पूछ रहे थे मैं सवाल रीड करूंगा बता दूंगा मैंने पढ़ाई नहीं सर वो कब खत्म करना है वो कल कर लेना बैठ के ओके साइंस तो यार मैं तो बोल रहा हूँ साइंस अच्छे से आज घर पे कर लेना कल भी मैं तुमको बुलाऊंगा तो 12 से पहले तो नहीं बुलाऊंगा अरे आप थोड़ा लेट रख लो ना प्लीज अरे टीडी की वजह से सर एक चीज बोलूं हाँ। टेस्ट प्लीज परसों रख लो मैं बोलूं मत करो परसों के लिए वेट नहीं अरे मुझे पता है हाँ। और कल तुम लोग अगर 10 से 11 भी एक बार पढ़ लेते हो ना हो जाएगा देखो क्या अगर नहीं हुआ ना सुनो मेरी बात को अगर कल 10 से 11 में नहीं हुआ ना तो एक्सप्लेनेशन में ध्यान देगा क्योंकि मेरे को तो पता है मैंने कैसे एक्सप्लेन किया तो नहीं सैटरडे के सेटिंग पूरा बिगड़ जाता है सर आपको एक चीज बताओ आप अपना कंटेंट खत्म करो के एक्स्ट्रा बैठा के टेस्ट लेना क्योंकि क्लास का टाइम इसमें वेस्ट मत करो वो तो फिर ऐसा कर लेंगे वो तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है जो 1.5-2 घंटा एक्सप्लेनेशन लेना होगा ले लूंगा और बाद में किसी के सुपरविजन में करवा लूंगा सर कल ही टेस्ट दे देना। कल ले लेता हूं सर आप प्लीज छाया मैम को मत भेजना। नहीं महेश सर या बल्ले मैम में से कोई होगा चलेगा महेश सर को भेज सर लेकिन क्लास पे ये यूनिट्स काम की है भाई। नहीं आया तो ये तुमको पता है तीनों इक्वेशन तीनों का यूजेस भी पता है हम लोगों को फटाफट चालू करते हैं इसको सॉल्व करना चलो क्या अच्छा क्वेश्चन ड्राइवर एक्सेलरेटेड दिस देखो मेरी इंग्लिश सबसे बेकार है तुमको अच्छे से पता है मेरी तो भी यानी कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है ये 4 सेकंड ये टाइम है इनिशियल से मुझे u पता चल जाता है तो ये u है मेरे को डिस्टेंस पता करना है s तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला है सर फॉर्मूला दे ही जाएंगे ना कुछ केसेस में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना तेरे को डिस्टेंस पता करना है हां उसमें हाँ, तो वो S है ना। डिस्टेंस नहीं है v इक्वल टू प्लस at हाँ। 2as इक्वल v स्क्वायर स्क्वायर भी काम का नहीं है ये काम का है और एक खतरे की घंटी देखिए ये 5/18 मांग रहा है तुमसे ये तुमसे 5/18 मांग रहा है तो 55 into 5/18 कर लो जो भी आता है अच्छा मीटर स्क्वायर कर लो 75/18 इससे ज्यादा मुझे क्या हैं? तो 15.27 सर डेसिमल ले लो ना कितना है 15.27 तो 15.27 into 4 प्लस हाफ into एक्सेलरेशन 7 into 4 का स्क्वायर सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा देख लेते हैं इन्होंने क्या अरे 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 उड़ाई दी सर एक सेकंड देख और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए 360 होनी चाहिए राउंड ऑफ करके अच्छा इसलिए हमें सिखा रहे साइंटिफिक ठीक है और ये कंपलसरी है कल के टेस्ट में भी ये आएगा जितना बड़ा है मेरे से कोई ना मैसेज करके ये मत पूछ लेना क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आएगा या ये नहीं आएगा
कुछ भी आएगा पर जितना क्लास में मैंने बोला है उसमें से। रिवीजन स्लाइड्स के लिए हाँ रिवीजन स्लाइड कर लोगे ना बहुत अच्छे से तो हो जाएगा। तीनों सर ग्रेड 10 का रिवीजन तो आपने स्लाइड्स ना भेजी है। ऐसा नहीं है सिस्टम वाले सर ग्रेड 10 के रिवीजन स्लाइड्स ना ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतना सुनो सुनो हाँ सर बोलो जरूरी है ये सवाल थोड़ा मुझे लग रहा है अलग जा रहा बोलो है। ट्रेन जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से 12 मीटर पर सेकंड सडनली इट स्टार्ट टू एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड तो कुछ समय तक 12 की कांस्टेंट स्पीड से मतलब इनिशियल वेलोसिटी 12 और हमें बोला एक्सेलरेट किया इतनी देर तो u 12 ए 4 टाइम 5 वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड तो v is equal to u plus 80 यस 12 is 12 in plus 4 into 5 12 plus 20 32 मीटर पर सेकंड 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा इसका आंसर व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ट्रेन 20 5 सेकंड्स यूटी प्लस हाफ वो थर्ड इक्वेशन सर थर्ड इक्वेशन स्क्वायर की Actually, वैल्यू बेटर है। दोनों से आंसर आ रहा है और तुमको पता है ये थोड़ा सा बायसनेस है मेरा लेकिन जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ढूंढना होता है ना मैं यही फार्मूला पे जाता हूँ सर और एक चीज क्योंकि मेरे को इस पे ज्यादा विश्वास है उस फार्मूला से आंसर जबकि सेम आते हैं लगभग लेकिन मुझे इस फार्मूला पे ज्यादा विश्वास है तो मेरा कोशिश क्या होता है ये फार्मूला से आंसर लाने का तो तुम लोग का भी यही कोशिश होना चाहिए रीजन पता नहीं चलेगा तुम लोगों को अभी पर ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक दो क्वेश्चन में सेम नहीं आता। हाँ इसलिए ये वाला फार्मूला तब भी वर्क करता है इसलिए ये फार्मूला है मेरी बायसनेस हमेशा इंपॉर्टेंस को देखकर ही होती है बोलो इसका u कितना है 12 टाइम कितना है 5 हाफ इनटू a ठीक है 60 25 2 50 110 आ रहा है मुझे सही नहीं लग रहा है सही है 110 ठीक है ठीक है देखो 2a b को यूज कर से किया है लेकिन आंसर सेम आया है स्टिल मेरी बायसनेस के साथ तुम लोग चलोगे ना तो जीत में रहोगे वर्कशीट खोलनी है नहीं वर्कशीट नहीं स्केलर वेक्टर मुझे नहीं लगता यार बताना सर एक सेकंड बता दो ना भाई इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है सर, ये सिर्फ magnitude वैल्यू क्या सिर्फ वैल्यू यानी जैसे टाइम है हाँ। तो सिर्फ वैल्यू बोलते हो ना इतना बज रहा है डायरेक्शन नहीं बोलते हो मैं कितने किलो का हूं तो वैल्यू बोल लोगे ना डायरेक्शन नहीं बोलोगे ना तो सिर्फ वैल्यू है लेकिन यहाँ पे वैल्यू के साथ वेलोसिटी स्पीड सेम नहीं वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं होता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं अपन की माइनस में भी हो सकता है पॉजिटिव में भी हो सकता है अच्छा magnetic- स्केलर क्वांटिटी इज ओनली पॉजिटिव या तो जीरो और वेक्टर क्वांटिटी इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है और एक जरूरी बात स्केलर क्वांटिटी जो है 1D मोशन ही दिखाते हैं मतलब वन डायमेंशन की बात जब होती है 1D आगे पीछे तब की बातें होती है लेकिन 1D 2D 3D वेक्टर जगह पे हर जगह एक सेकंड वेट कम्स नेगेटिव ये नीचे डाउनवर्ड टू वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड ऑन 30 में बोर्ड्स अब मेरी बातें सुनो मजा आएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में 10 मिनट के अंदर तीनों लॉ खत्म कर दूंगा लेकिन मस्त तरीके से करूंगा देखो इनर्शिया के बारे में सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए इनर्शिया का मतलब होता है जिद्दीपन सही इंसिडेंट बोलो हाँ हाँ कोई तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है भाई जिद्दीपन होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर तुम लोग सो रहे हो तो तुम्हारा मन क्या करता है कि सोते ही रहो मतलब तुमको तुम्हारी स्टेट चेंज नहीं करनी है और रात को तुम जगे हुए हो तो लगभग तुम्हारा मन होता होगा कि जागे रहो अंटिल अनलेस पढ़ाई कर रहे हो तो अलग बात हो जाती है पर नॉर्मली जागने का मन करता है मतलब सच कैसे बोलते हो मतलब हमको जिस स्टेट में मैं हूँ उस स्टेट को रेजिस्ट करना मुझे नहीं पसंद यानी अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो मैं चाहूंगा मैं रेस्ट पे रहूं अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं चाहूंगा मोशन में रहूं क्या पंखा बंद करने के बाद भी थोड़े समय तक घूमता रहता है ना अभी तो चालू है सारे एक नंबर पे लेकिन बंद करने का भी थोड़े समय तक चलता रहता है क्यों वो कोशिश करता है इधर देखना यार अभी भी चल वो रहा है देखो यही फालतू बात है वो कोशिश करता है कि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे लेकिन आजू बाजू की एयर फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है उसको रोक देती है ना अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है ना बहुत बड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से सुनना अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है ना मैं एक बॉल को रोल करूंगा ना रुकेगी नहीं रुकती है फ्रिक्शन की वजह से अगर मैंने रोल कर दिया वो मोशन में तो मोशन में रहेगी या कहने का मतलब क्या है न्यूटन का पहला लॉ जो होता है ना वो इनर्शिया पे बेस्ड होता है इनर्शिया का पहले मतलब क्लियर कर दो इनर्शिया इज द इनएबिलिटी जो भी अनएबिलिटी इनएबिलिटी क्या बोलते हैं उसको इनएबिलिटी या अनविलिंगनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स करंट स्टेट उसको इनर्शिया बोला जाता है और ये जो इनर्शिया होता है ये सीधे सीधे मास पे डिपेंड करता है ये सीधे सीधे मास पे डिपेंड करता है क्यों छोटा पत्थर को हिलाना इजी है या बड़ा पत्थर को हिलाना इजी है छोटे पत्थर को हिलाना इजी है ना क्यों क्योंकि उसका मास कम है उसका इनर्शिया इतना नहीं है उसका स्टेट में चेंज कर सकता हूं बड़े पत्थर का नहीं कर सकता
तो इनर्शिया डायरेक्टली मास से रिलेट करता है और कोई भी कहानी यहाँ पे ऐसी वैसी नहीं है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ना वो बोलता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, if an object is in motion it will remain in motion until or unless an external unbalanced force is applied on it। यानी बाहर से बैलेंस फोर्स लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस फोर्स लगा दो जो स्टेट है वही स्टेट में रहेगा, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी ना तो ही स्टेट में चेंज आएगा। तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए। न्यूटन का पहला लॉ समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं बनने की। अब मैं अगर तुमको दो ऑप्शन दूं अगर कि छोटा पत्थर के नीचे दब के मारोगे कि बड़े पत्थर के नीचे दब के मारोगे, तो बोलोगे बड़े पत्थर के नीचे। क्यों? जल्दी मर जाओगे। क्यों? जल्दी मर जाओगे। यानी मोमेंटम का मतलब होता है चोट लगना। सबको पता ही है मोमेंटम का। मोमेंटम का सीधा सिंपल मतलब होता है चोट लगना। मोमेंटम जो होता है वो p से डिनोट करते हैं। मुझे लगता है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि बड़ा पत्थर से ज्यादा चोट लगेगा और छोटे पत्थर से कम चोट लगेगा। या फिर एक दो गाड़ियां, दोनों गाड़ी 40 की स्पीड पे, एक ट्रक है और एक साइकिल है, किससे चोट ज्यादा लगेगी? क्यों? उसकी बॉडी उसका मास बेसिकली मास जो है ज्यादा है। अब चलो दो साइकिल रखते हैं है ना, फिर दो रखते कार, एक कार 20 की वेलोसिटी पे एक कार 100 की वेलोसिटी पे, किस पे चोट ज्यादा लगेगी? तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v आल्सो। यस, तो यानी मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू बोथ mv, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। ये मोमेंटम का फार्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फार्मूला है। और देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का पहले कुछ मोमेंटम हो सकता है, मोमेंटम इनिशियल, और बाद में भी कुछ मोमेंटम हो सकता है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मुझे नहीं लगता बहुत डिस्कस करने वाले टॉपिक है, ध्यान देना, मैं थोड़ा स्पीड में हूं। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना डेल्टा p, वो होता है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। क्या होता है वो? मोमेंटम फाइनल और माइनस मोमेंटम इनिशियल। अगर मैं एक लाइन पे फोकस करूं, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम का रेट, समझे? रेट का मतलब अपॉन टाइम, ये तो मैं बार-बार बोलता हूं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब यहां पे देखो जादू होगा, देखो F इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, रो F मतलब PF माइनस PI, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, अपॉन में टाइम है। अब बोलो ये क्या है, mv1 माइनस mv2, या फिर m इनिशियल वेलोसिटी, रुको फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फार्मूला मिलेगा, नेट में दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा? नहीं दिख ले लेता हूं। सर प्लीज करिए। चलो वापस से सुनो, सर एटलीस्ट आप f इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन t। ये तो आया था ना? अच्छा, स्टेटमेंट से न्यूटन के सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। p इक्वल्स टू mp। आपने बहुत फास्ट बोला। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये न्यूटन का वो है। अब इसमें क्या होता है कि ये रेट ऑफ जो चेंज इन मोमेंटम है वो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल होता है, अपॉन में टाइम। मोमेंटम फाइनल कैन बी रिटन एज mv और मोमेंटम इनिशियल कैन बी रिटन एज mu। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, और अपॉन में क्या है यहाँ पे टाइम। अब मास क्यों मैंने चेंज नहीं किया? मास कभी चेंज होता है क्या? मास तो उतना ही रहता है। अगर तुम m को कॉमन ले लेते हो ना तो m ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t बन जाएगा। ये किसके बराबर है? ma के। तो f इज प्रोपोर्शनल टू ma, मतलब f इज इक्वल टू ma, k लेके बन जाएगा। सर फाइनल फार्मूला कौन सा? सही आपने वो किया क्या उसका डेरिवेशन का। हाँ। तो लॉजिक बताया, खैर मैं लॉजिक इतना सब याद करना पड़ेगा। किसको याद है? मेरे को फिर हटाना नहीं। सर रुक जाओ एक सेकंड। अगर समझ आते तो ठीक, वरना f इज इक्वल टू ma, फादर इक्वल टू मदर। कभी भी ना फिजिक्स में ना लॉजिक इस तरीके के होने चाहिए, तभी मजा आता है फिजिक्स में। तुम एक बात समझो ना, मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही हूं, पर मेरे को क्यों इतना फैसिनेटिंग है, इतना इंटरेस्टिंग लगता है ये लॉजिक क्यों? मैं तुमको पता नहीं, मैं बहुत भयंकर लॉजिक पे चलता हूं। मैं कोई भी कंसेप्ट नहीं रटा है, ये सारे लॉजिकल अप्रोच है, तो तभी समझ आती है चीजें। ये क्लियर हुआ? तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी खत्म हो गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ सबको पता है, कर वाला तो होगा, जैसी करनी वैसी करनी। एवरी एक्शन हैज एन Equal इक्वल and अपोजिट opposite रिएक्शन। सर सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बोलो ना। फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is directly proportional to unbalanced external force applied on it. डेल्टा p upon टाइम सर डेल्टा पी अपॉन टाइम आया कैसे? चेंज इन मोमेंटम क्यों? ये तो तुम लोग रीड करोगे तुमको समझ आ जाएगा, अभी तो ज्यादा बात चेंज नहीं इन है। मोमेंटम अपॉन टाइम क्यों थर्ड का था थर्ड लॉ का पहला लॉ क्या है? सर वो लॉ कंसिस्ट ऑफ मोमेंटम है, हाँ तो वो आज नहीं करेंगे।